हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्टर ऑफ इकॉनमी के बारे में डिस्कस किया था। कुल 4 सेक्टर ऑफ इकॉनमी का बात किया था। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, या जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। ये चारों सेक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, और ड्यू टू दिस इंटरडिपेंडेंस देयर इज़ अ इंटरसेक्टोरल फ्लो ऑफ इनकम। ओके, तो उसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इंटरसेक्टोरल फ्लो 2 तरह का हो सकता है, एक आपका रियल फ्लो होता है और एक आपका नॉमिनल फ्लो होता है। नॉमिनल फ्लो को हम मनी फ्लो भी कहते हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज हम लोग अपने आप को फोकस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पर, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे आपसे, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या फेजेस होते हैं, इनके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। स्टूडेंट्स, किसी भी इकॉनमी में देयर आर 3 एक्टिविटीज़ दैट नेवर स्टॉप। किसी भी इकॉनमी की बात करें, चाहे वो डेवलप्ड इकॉनमी है, चाहे डेवलपिंग इकॉनमी है, किसी भी इकॉनमी की बात करें अगर हम, तो ये 3 एक्टिविटीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट कैन नेवर स्टॉप? द वन इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कभी भी रुकता नहीं है इकॉनमी में, क्योंकि लोगों की डिमांड कभी कम नहीं होती है, डिमांड हमेशा बनी रहती है। और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज ए जनरेशन ऑफ इनकम। तो जनरेशन ऑफ इनकम और प्रोडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए आपको फैक्टर सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना फैक्टर सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी इनकम भी जनरेट होगी। तो दूसरा जो आपकी एक्टिविटी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम जनरेट हुआ है दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर। तीसरी जो एक्टिविटी है वो है एक्सपेंडिचर और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। जो इनकम रिसीव हुआ है फैक्टर्स के द्वारा, दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्पोज और दैट इज़ गोइंग टू बी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ओके, तो ये 3 एक्टिविटीज़ कभी भी स्टॉप नहीं होती हैं। तो सर्कुलर फ्लो का मतलब होता है अनएंडिंग फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन एनी इकॉनमी। किसी भी इकॉनमी में ये जो प्रोडक्शन है, इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको हम एक फ्लो चार्ट से आपसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसको हम एक्चुअल में 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो भी कहते हैं। जैसे जो प्रोडक्शन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इनकम की बात की, और जो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की बात की हम लोगों ने, उसी को हम 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो भी बोलते हैं। क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये जो फ्लो चार्ट है उसको आप देख लीजिए, ये इनकम कैसे फ्लो होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में ही क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम, इनकम भी जनरेट होती है। उसके बाद क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो इनकम जनरेट हुई फैक्टर्स को वापस कर दी जाती है। कैसे वापस की जाती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन जो इनकम फैक्टर्स को रिसीव हुई है दैट इज़ गोइंग टू बी डिस्पोज और स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आप यहाँ पे फ्लो चार्ट से देख भी रहे होंगे। प्रोडक्शन आपका फैक्ट्रीज में होता है और इनकम उससे रिसीव होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, एंड देन दैट इनकम इज़ गोइंग टू बी स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जो प्रक्रिया है ये क्या होती है? चलती रहती है। ये अनएंडिंग प्रोसेस है, ये एक सर्कुलर फ्लो है दैट ऑलवेज हैपेंड इन एवरी इकॉनमी। दैट प्रोसेस आर नेवर गोइंग टू स्टॉप। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन और जनरेशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, या डिस्पोजिशन ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। इन तीनों फेजेस में होता क्या है? तो सबसे पहले जो फेज़ है वो है प्रोडक्शन आपका। प्रोडक्शन को हम वैल्यू एडिशन भी कहते हैं, ये आप अभी से याद रखिएगा। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिशन। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स की डिमांड है उसके बेसिस पे फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म्स क्या करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज वैल्यू एडिशन और जनरेशन ऑफ फैक्टर इनकम, क्योंकि फैक्टर्स को हायर करके हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्शन मेड बाय द फैक्टर्स, दे जनरेट्स इनकम।
जितना भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसके हिसाब से उनकी इनकम जनरेट होती है। तो प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ इनकम गोज ऑन हैंड टू हैंड। तो जो इनकम जनरेट हुई है दैट इज द सेकेंड फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो, उसमें क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। कैसे? तो फॉर रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोड्यूसर्स द हाउस होल्ड गेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर सेक्टर। कैसे? अगर किसी ने लैंड अवेलेबल कराई है तो उसको रेंट मिलेगा, अगर किसी ने कैपिटल अवेलेबल कराया है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर किसी हाउस होल्ड ने लेबर अवेलेबल कराया है तो उसको वेजेस एंड सैलरी मिलेगी, और अगर किसी ने एंटरप्रेन्योरशिप सर्विसेज अवेलेबल कराई हैं तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो वैल्यू एडिशन प्रोसेस है, जो आपने प्रोडक्शन किया है, वैल्यू एडिशन को ही हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन। तो जो वैल्यू एडिशन प्रोसेस है वही क्या हो जाएगा, फैक्टर इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा और इनकम फैक्टर्स को रिसीव कर दी जाएगी। तो जो इनकम रिसीव हुई है फैक्टर्स को, दैट इज़ गोइंग टू बी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उन पर ये इनकम स्पेंड की जाएगी। उसको हम बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ एक्सपेंडिचर, या इसको हम एक और वर्ड यूज़ किए थे, क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इनकम को डिस्पोज करना, खर्च करना, ख़त्म करना। ठीक है। तो जो फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स आर स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स आपकी दो तरह की हो सकती हैं, एक कंज्यूमर जिन गुड्स को खरीदता है उस पर जो खर्च आ रहा है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहेंगे, और प्रोड्यूसर जिन गुड्स को खरीदता है, जैसे मशीनरी अगर खरीद रहा है प्रोड्यूसर तो उस पर जो खर्च आ रहा है उसको हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो भी इनकम रिसीव होती है फैक्टर्स को, वो पूरी की पूरी क्या होती है, खर्च कर दी जाती है तीसरे फेज में। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस होते हैं, phases of production, phases of income distribution and phases of expenditure. Hope it is clear to you. Now in two sector economy, circular flow की बात अगर हम कर लें, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, आप जानते हैं देयर आर 4 सेक्टर इन द इकोनॉमी। एक आपका गवर्नमेंट भी होता है, एक आपका एक्सटर्नल सेक्टर आपका होता है। एक्सटर्नल सेक्टर को हम अभी शामिल नहीं कर रहे, गवर्नमेंट को भी हम शामिल नहीं कर रहे, हम केवल 2 ही सेक्टर को शामिल कर रहे हैं। एक आपका फर्म है जो कि प्रोडक्शन यूनिट है, और एक आपका क्या है, हाउस होल्ड, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या होता है, ओनर होता है। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे अजम्पशन लिया गया है देयर इज़ नो गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं है, इकॉनमी इज़ क्लोज्ड। इकॉनमी इज़ क्लोज्ड का मतलब एक्सटर्नल सेक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सपोर्ट नहीं होगा, कोई इंपोर्ट नहीं होगा। और एक और चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि हाउस होल्ड विल स्पेंड देयर एंटायर इनकम, मतलब जो भी इनकम रिसीव हो रही है, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर को 1000 रुपीज़ मिला एज अ इनकम, अगर इसको हम कैपिटल वाई से दिखाएं तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, कैपिटल सी से अगर दिखाएं तो 1000, मतलब सारा का सारा जो पैसा है वो क्या करना है, कंजम्पशन पे स्पेंड कर देना है, खर्च कर देना है। इसका मतलब ये भी है कि सेविंग क्या हो जाएगी, ज़ीरो। हम ये मान के चल रहे हैं कि इकॉनमी में सेविंग्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। अगर ये तीनों अजम्पशन को मान लिया जाए तो 2 सेक्टर इकॉनमी में जो इनकम का फ्लो होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से आप समझने की कोशिश करिए। फर्म सेक्टर आपका जो है, जिसको हम प्रोड्यूसर सेक्टर बोल रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन का काम करता है, और हाउस होल्ड सेक्टर जो कि ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक। तो हाउस होल्ड सेक्टर्स यहाँ पे आ करके वर्क करते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर में, जिनके बदले में उनको क्या मिलता है, जिनके बदले में उनको फैक्टर पेमेंट रिसीव होता है। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इस फॉर्म में फैक्टर्स को पेमेंट रिसीव होती है। और जो पेमेंट रिसीव हुई है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च कर दी जाती है। तो पैसा क्या हुआ, फॉर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास गया, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1000 रुपीज़ गया, और वही 1000 रुपीज़ क्या हो गया, वापस से गुड्स और सर्विसेज के रूप में फॉर्म सेक्टर को वापस मिल गया। और ये जो फ्लो है इनकम का, ये फ्लो आपका ऐसे ही चलता रहता है विदाउट एनी इंटरप्शन। ठीक। तो 2 सेक्टर इकॉनमी में जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, जहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर नहीं है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो आप ध्यान दीजिएगा कि
the three phases together we find in two sector economy, production is equals to income generated equals to expenditure. Always keep in mind, टू सेक्टर इकोनॉमी में जो भी आपका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन इज इक्वल्स इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा, जब 2 लाइन खींचते हैं तो इक्वल टू होता है, जब 3 लाइन खींचते होते हैं इसको इक्विवेलेंट टू, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो प्रोडक्शन इज इक्विवेलेंट टू इनकम इज इक्विवेलेंट टू एक्सपेंडिचर, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसको हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिपल आइडेंटिटी। तो कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है। तो ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है, तो यू हैव टू सिंपली से दैट इन टू सेक्टर इकोनॉमी वेयर देयर इज़ नो गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर एंड इफ एवरी इनकम ऑफ household is going to spend, means there is no saving, production, income and expenditure all are same, दोनों आपस में, तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, that is called triple identity. So hope this concept is clear to you. तो सर्कुलर फ्लो टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात हम इसलिए भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्लास 12th के स्टैंडर्ड से बात करें, तो आपके सिलेबस में केवल टू सेक्टर इकोनॉमी को ही शामिल किया गया है, इसलिए हम अभी फ़िलहाल टू सेक्टर इकोनॉमी की ही बात ले करके सर्कुलर फ्लो को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी में एक और चीज़ अगर हम शामिल कर लें, फाइनेंशियल सेक्टर को अगर हम शामिल कर लें, फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब क्या होता है, बैंक्स को अगर हम ले करके आते हैं तो बैंक्स आने की वजह से सर्कुलर फ्लो में क्या चेंज आएगा, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर है जो कि ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, और ये आपका प्रोड्यूसर सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक, फैक्टर्स हाउस होल्ड सेक्टर से फॉर्म की तरफ जाते हैं, जिनके बदले में उनको क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है। और ये जो इनकम का फ्लो है कुछ ऐसा, आपका ये जो पाइप एक तरह से मान लीजिए बना हुआ है, इनकम का फ्लो आपका किधर से, फॉर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ होता है, और जो फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में क्या होता है, आपका वापस से फॉर्म सेक्टर को पे कर दिया जाता है। ठीक, तो जो पैसा फॉर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को गया, वही पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर से फॉर्म को रिसीव हो गया। ठीक, ये तो था जहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम नहीं है, या हम कहें बैंक्स नहीं है। अगर बैंक आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो जैसे ही बैंक आएगा, जो हमने सेविंग को ज़ीरो मान के रखा है कि सेविंग इक्वल्स टू ज़ीरो, ये सेविंग ज़ीरो नहीं होगा। वी विल सेव सम पार्ट ऑफ आवर इनकम। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि मान लीजिए अगर हमारी इनकम 1000 रुपये है तो हम सारा का सारा पैसा नहीं खर्च करते। इवन पुअर पीपल सेव सम अमाउंट ऑफ मनी। मान लीजिए हमने इसमें से 800 रुपीज़ जो है वो क्या किया, खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग जो 200 रुपीज़ है विल व्हाट, सेव। सेव कहाँ करेंगे, अपने घर में तो करेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, बैंक में एक अकाउंट खोलेंगे, आप फिर क्या करेंगे, आपका वही सेविंग्स आपका हाउस होल्ड सेक्टर से 200 रुपीज़ के बराबर जो सेविंग्स आपकी है वो आपकी कहाँ चली जाएगी, बैंक के पास। अब देखिए फर्म की तरफ से क्या हुआ, 1000 रुपीज़ आपका चला, आपने क्या किया, इधर 800 रुपये ही भेजा, ठीक है, और 200 रुपये क्या हो गए, बैंक के पास चले गए। ठीक, अब ये 200 रुपये बैंक के पास चले गए, दैट मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से 200 रुपीज़ के बराबर जो इनकम है वो क्या हो गया, लीक कर गया। इसको हम बोलते हैं लीकेज। दैट मीन्स सेविंग्स इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लीकेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से लीकेज की तरह से काम करता है। अब आप देखिए ध्यान से क्या होगा, जो फर्म है उसने 1000 रुपीज़ के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया था, और ये 1000 रुपीज़ के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुआ था, कंज्यूमर ने केवल 800 रुपीज़ के बराबर ही परचेस किया। दैट मीन्स 200 रुपीज़ के बराबर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई थी फर्म सेक्टर के द्वारा, वो क्या हो जाएंगी, दैट विल बी अनसोल्ड, नहीं बिकी। अब अगर ये अनसोल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं अगले सेशन में क्या करेगा, ये 200 रुपीज़ के बराबर कम प्रोड्यूस करेगा,
ठीक, क्योंकि वो तो बिकी नहीं, जो बिकी नहीं है उसके बराबर कम प्रोड्यूस करके उसके भी बिकने का प्रोड्यूसर सेक्टर वेट करेगा, तो अगली बार क्या हो जाएगा, 800 रुपीज़ के बराबर ही इनकम जनरेट करेगा वो, और ऐसे में फैक्टर्स को कम हायर करेगा और इकॉनमी में क्या जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो अगर ये जो लीकेज है इसको बंद न किया जाए तो इकॉनमी में क्या जनरेट होगी, बेरोजगारी जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये आप इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सही नहीं है। तो फिर होगा क्या, ये जो 200 रुपये आपका क्या किया है प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर ने सेव किया है, वही 200 रुपये के बराबर जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेगा, आपका प्रोड्यूसर सेक्टर लेकर के वापस से ये 200 रुपीज़ दोबारा से क्या करेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में डाल देगा। तो इकॉनमी इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए जो सेविंग्स हैं जो कि 200 रुपीज़ के बराबर है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। मतलब सेविंग मस्ट बी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट टू कीप इकॉनमी इज इन इक्विलिब्रियम। तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर आता है तो सेविंग की तरह से लीकेज होता है, और इन्वेस्टमेंट, चूँकि ये लीकेज है तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, दैट इज़ इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या है, एक तरह से इंजेक्शन की तरह से काम करता है। ओके, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम को इंजेक्ट करता है। सो होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब फाइनेंशियल सेक्टर नहीं है, ट्रिपल आइडेंटिटी क्या होती है इसके बारे में समझा आपने। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जब फाइनेंशियल सेक्टर को हम शामिल करते हैं तो इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, लीकेज क्या है, इंजेक्शन क्या है। इकॉनमी अगर इक्विलिब्रियम में रहती है तो लीकेज मस्ट बी इक्वल्स टू इंजेक्शन, जो भी लीक कर रहा है इंजेक्शन भी उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से इनकम क्या होगा, आपका धीरे धीरे लीक करके हम लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप की तरफ चले जाएंगे, और ये इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर स्थिति नहीं है। सो होप दिस concept is clear to you, circular flow of income. If you have any doubt regarding any concept, you can comment. I will definitely reply to you. Okay guys.